टॉक अबाउट द किडनी। किडनी का पहले स्ट्रक्चर समझना बहुत ज़रूरी है बिफोर गोइंग टू द फंक्शंस। सो मैं बिल्कुल एक बेसिक स्ट्रक्चर आपको समझा दूंगा ताकि आपके लिए अंडरस्टैंडिंग करना आसान हो जाए, ठीक है। तो किडनी होती है आपके पास 10 सेंटीमीटर की, ठीक है, और मौजूद होती है कहाँ पे, साइड्स पे। अच्छा, ज़्यादातर लोग समझते हैं कि किडनी जो है वो वेंट्रल साइड यानी कि आगे की साइड पे मौजूद होती है, लेकिन ऐसा नहीं है। किडनी जो होती है वो आपके डॉर्सल होती है, ठीक है, ये आपकी वर्टिब्रा के डॉर्सल साइड पे, यहाँ पे वर्टिब्रा के दोनों साइड्स पे मौजूद होती है 2 किडनीज। वन मोर थिंग, अगर आप किडनी का क्रॉस सेक्शन करें, अब देखिए ये किडनी है फॉर एग्जाम्पल, इसको अगर यूँ काटेंगे हम तो इस तरीके की आपको कुछ शेप नज़र आएगा। अब उसमें क्या होता है, कौन से टाइप्स के सेल होते हैं वो मैं भी आपको समझा देता हूँ। ये एक नॉर्मल किडनी का लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन है, क्योंकि लॉन्गिट्यूडिनली काटा है ना। लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन में आपको नजर आएगी एक लेयर, ठीक है, आउटसाइड लेयर। आउटसाइड लेयर कहलाती है पेरिटोनियम, पेरिटोनियम, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा आपको इसमें नजर आएगा ब्लड वेसल्स। कौन सी ब्लड वेसल्स यहाँ पे आती है, क्योंकि ये किडनी है, किडनी को हम कहते हैं रीनल, तो रीनल आर्टरीज आएंगी। और वेन्स कौन सी होंगी, रीनल वेन्स, ठीक है। आर्टरीज कहाँ से आती है, रीनल आर्टरीज डायरेक्टली एओर्टा से आती है। कौन सा एओर्टा, नीचे वाला एओर्टा, यानी कि डिसेंडिंग एओर्टा, सही है। तो आर्टरीज आएंगी और वेन्स जाएंगी, ठीक है, कोई मुश्किल बात नहीं है। अच्छा, ये जो एरिया है जहाँ पे आर्टरीज आ रही हैं या जहाँ से वेन्स जा रही हैं और जहाँ से ये ट्यूब निकल रही है, अब ये ट्यूब क्या है, ये ट्यूब है यूरेटर, ठीक है। एक किडनी से एक यूरेटर, दूसरी किडनी से दूसरा यूरेटर आता है इस तरीके से, ठीक है। और फिर दोनों जाके किस में मिल जाते थे, आपके पास यहाँ पे एक ब्लेडर होता है, ठीक है, और इसके बाद आपके पास यूरिनेशन। तो ब्लेडर से पहले जो ये होता है इसको क्या कहते हैं हम, यूरेटर, सही है। तो ये यूरेटर भी निकल रहा है, यहाँ पे वेन भी निकल रही है, यहाँ से आर्टरी भी निकल रही है। तो इस एरिया को हम कहते हैं हाइलस, इस एरिया को कहते हैं हम हाइलस, ठीक है, कुछ मुश्किल बात नहीं है। इसके अलावा आपको यहाँ पे इस तरीके से नजर आ रहे होंगे पायरामिड्स, ठीक है, तो इसको कहते भी हम पायरामिड्स हैं, ठीक है, पायरामिड्स जैसे हैं तो इसको कहते भी हम पायरामिड्स हैं, कोई मुश्किल बात नहीं है। इसके अलावा आपको एक और चीज़ नजर आएगी, आपको ये चीज़ नजर आएगी कि ये जो एरिया है ना, इस तरह से कॉइलिंग है, यहाँ पे कॉइलिंग बहुत ज़्यादा है, और इस एरिया को डार्क एरिया कहते हैं। डार्क एरिया के अलावा इसको हम कॉर्टेक्स भी कहते हैं, ठीक है। और अंदर का जो एरिया है वो थोड़ा लाइंस वाला है और ज़्यादा डार्क भी नहीं है, थोड़ा लाइट एरिया है, तो इस एरिया को हम कहते हैं मेड्यूला, ठीक है। मेड्यूला अंदर वाला, कॉर्टेक्स बाहर वाला, मेड्यूला लाइट कलर, कॉर्टेक्स डार्क कलर। अब आगे बढ़ते हैं हम नेफ्रॉन पे। अब नेफ्रॉन क्या होता है, देखिए नेफ्रॉन होता है किडनी का बेसिक स्ट्रक्चरल सेल, ठीक है। जैसे कि आपके नॉर्मल बॉडी सेल होता है ना, अगर ब्रेन के सेल की बात करें तो उसको कहेंगे हम न्यूरॉन, मसल सेल को करेंगे तो आपके पास मसल सेल होता है, ठीक है। तो अगर आप किडनी के सेल की बात करें तो उसको कहते हैं हम नेफ्रॉन, ठीक है। अब नेफ्रॉन का भी कुछ स्ट्रक्चर होता है। नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर में सबसे पहले आती है मेल्फिजियन बॉडी, ठीक है। और मेल्फिजियन बॉडी के अंदर क्या होता है, ये आपके पास होता है बोमन्स कैप्सूल, कैप्सूल जैसा बना हुआ है ना, गोली जैसा, उसको हम कहते हैं बोमन कैप्सूल। और इसके अंदर मौजूद होती है बहुत सारी कैपिलरीज, छोटी छोटी कैपिलरीज। तो इस कैपिलरीज को हम कहते हैं ग्लोमेरुलस, ठीक है। अच्छा, अब कैपिलरीज हैं तो कोई ना कोई आर्टरी आ रही होगी जो कि कैपिलरीज को सप्लाई करी होगी। तो जो आर्टरी आ रही है बाहर से, उस आर्टरी को हम कहते हैं एफरेंट, ए से, ठीक है। और यहाँ पे सप्लाई करने के बाद निकलती है आर्टरी, तो उसको हम कहते हैं ईफरेंट। ए पहले आता है तो आने वाली एफरेंट, ई बाद में आता है तो जाने वाली ईफरेंट, ठीक है। आएगी कैपिलरीज का बेड बनाएगी, कैपिलरीज का बेड बनाएगी और निकल जाएगी, ठीक है। एफरेंट आई, ईफरेंट निकल गई। फंक्शन क्या है, फंक्शन ये है कि फिल्ट्रेशन करता है यहाँ पे, जिसको अभी हम जाके डिटेल में बात करेंगे। अच्छा, बोमन कैप्सूल था, आगे जाके वो ट्यूब में फॉर्म हो गया, कैप्सूल ट्यूब बन गया। इस ट्यूब को हम कहते हैं प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, ठीक है। 3 वर्ड है, ट्यूब्यूल का मतलब ट्यूब, कॉन्वोल्यूटेड यानी कि बहुत सारा मिक्स, और प्रॉक्सिमल का मतलब होता है पहले, प्रॉक्सिमल का मतलब होता है पहले, डिस्टिल का मतलब होता है बाद में। तो ये वाली जो ट्यूब है इसका नाम होता है डिस्टिल
कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, ठीक है। अच्छा, प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल थी, नीचे जाके एक लूप बनाएगी। क्या बनाएगी? लूप बनाएगी। इस लूप को हम कहते हैं लूप ऑफ हेनले, ठीक है। अच्छा, लूप में ये पार्ट जो है वो नीचे जा रहा है तो इसको हम कह देंगे डिसेंडिंग, और ये पार्ट ऊपर आ रहा है तो इसको हम कह देंगे असेंडिंग। कोई मुश्किल बात नहीं है, सही, आसान आसान सी चीज़ें। और ये डिस्टल ट्यूब्यूल जाके एक डक में जाके कंप्लीट हो रही है, तो इस डक को कहते हैं हम कलेक्टिंग डक, जो कि सारा जो यूरिन है वो कलेक्ट करता है, इसका नाम है कलेक्टिंग डक। अच्छा, आपके पास जो नेफ्रॉन है वो किडनी के अंदर मौजूद होता है, ठीक है। अब किडनी के अंदर किस तरीके से मौजूद होता है? किडनी के अंदर आपके पास तकरीबन होते हैं मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन्स, ठीक है। मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन्स आपके पास किडनी में मौजूद होते हैं। अब वो किस तरीके से होते हैं? देखो, ये नेफ्रॉन की शेप नजर आ रही है आपको, ये ट्यूब्स नजर आ रही है और एक ये लंबी ट्यूब नजर आ रही है। इस पूरे को अगर मैं उठा के यूं ले आऊं, यानी कि ये आपके पास ये किडनी, ठीक है, तो ये नेफ्रॉन का जो शेप है वो इस तरीके से आएगा। ये आपके बोमन्स कैप्सूल, ये कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, ये लूप ऑफ हेनले, फिर डिस्टल ट्यूब्यूल और फिर ये आपके पास कलेक्टिंग डक, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ? जितना भी आपके पास मेडुला वाला एरिया है, मेडुला वाला एरिया वो यहाँ तक है, ये मेडुला वाला एरिया हो गया नीचे का, और ये जो ऊपर का एरिया है ये सारा हो गया कॉर्टेक्स का एरिया, ठीक है। तो कॉर्टेक्स में आपके पास ट्यूब्स ये आ गए कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स, और जितने लूप ऑफ हेनले जो है वो आपके पास आ गया मेडुला के अंदर। फंक्शंस ऑफ किडनी की हम बात करते हैं कि किस तरीके से फिल्ट्रेशन होती है, किस तरीके से रीएब्जॉर्प्शन होती है, वेस्ट मटेरियल किस तरीके से निकलता है, सबकी बात करते हैं वन बाय वन, ठीक है। सबसे पहले देखें आपके पास ब्लड में, ठीक है। अच्छा, इट इज़ कैलकुलेटेड कि 1100 से लेकर 2000 लीटर तक जो आपके पास फिल्ट्रेशन रोज़ाना किडनी में होती है, ठीक है, जिसमें से 180 लीटर जो है वो आपके पास ग्लोमेरुलस में होती है, ठीक है। ग्लोमेरुलस 180 लीटर की फिल्ट्रेशन करता है यहाँ से, यानी कि इतना जो ब्लड है वो यहाँ से पास होता है, जिसमें से 180 लीटर जो है वो बोमन्स कैप्सूल में जाता है, और बोमन्स कैप्सूल से एट द एंड कलेक्टिंग ट्यूब्यूल में यहाँ पर जो आता है वो होता है 1 से 2 लीटर तक, ठीक है। ये आपने याद रखना है, ये आपसे पूछा जा सकता है। होता क्या है? ब्लड कैपिलरीज आई, ठीक है, यहाँ से इसने रिलीज़ किया कुछ ना कुछ ब्लड में से। क्या रिलीज़ करेगा? ग्लूकोज रिलीज़ कर सकता है, वाटर रिलीज़ कर सकता है, सॉल्ट्स रिलीज़ कर सकता है। क्या रिलीज़ नहीं कर सकता? प्लाज्मा प्रोटीन रिलीज़ नहीं कर सकता, ठीक है, क्योंकि वो बड़े प्रोटीन्स होते हैं, वो एंडोथेलियल सेल को क्रॉस नहीं कर सकते। अच्छा, कुछ ना कुछ यहाँ पे इसने रिलीज़ किया होगा, ये फिल्ट्रेशन हुई है, इसको कहते हैं हम अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, यानी कि स्टेप नंबर 1 यहाँ पर हुआ है। इसके बाद क्या होगा? ईफ्रंट निकल जाएगी, ईफ्रंट जाके नीचे 2 में टूट जाएगी, एक वेजा रेक्टा, ब्लड कैपिलरी वेजा रेक्टा, और दूसरी जो है इसको हम बोलते हैं पेरीट्यूबुलर, ठीक है, पेरीट्यूबुलर कैपिलरी कहते हैं। इनका काम मैं आगे समझाता हूँ कि क्या करेंगे ये। अब यहाँ से बोमन कैप्सूल में ये जो फिल्ट्रेशन का सब्सटेंस है, ठीक है, ये यहाँ से यहाँ आ गया पेरीट्यूबुलर में, ठीक है। अब यहाँ आने के बाद क्या होगा? अब यहाँ पे होगी इसकी रीएब्जॉर्प्शन। किस चीज़ की रीएब्जॉर्प्शन होगी? नंबर 2 पार्ट है, रीएब्जॉर्प्शन होगा वाटर। हो सकता है बॉडी को वाटर चाहिए हो वापस, तो थोड़ा सा वाटर यहाँ से रीएब्जॉर्ब कर लेगा, ठीक है। तो क्या वाटर रीएब्जॉर्ब होगा? H2O। और क्या रीएब्जॉर्ब हो सकता है? आपके पास सॉल्ट्स रीएब्जॉर्ब हो सकते हैं, ठीक है, सॉल्ट्स है, ग्लूकोज है, ठीक है, ये चीज़ें क्या होंगी? रीएब्जॉर्ब होंगी। फिर ये नीचे जाएगा लूप ऑफ हेनले में, ये क्या है? डिसेंडिंग, ठीक है, डी फॉर डिसेंडिंग। यहाँ पर 2 चीज़ें रीएब्जॉर्ब होंगी, नंबर 1 H2O, नंबर 2 सॉल्ट, ठीक है। ये जो हिस्सा है ये वाटर के लिए परमिएबल है, यानी कि यहाँ पे वाटर क्रॉस कर सकता है। लेकिन जैसे ही लूप ऑफ हेनले में टर्न होकर असेंडिंग की तरफ जाता है, यहाँ क्या होगा? यहाँ वाटर जो है वो परमिएबल नहीं रहता, यानी कि यहाँ वाटर अब क्रॉस नहीं कर सकता। यहाँ सिर्फ सॉल्ट क्या रीएब्जॉर्ब होगा? यहाँ सिर्फ सॉल्ट रीएब्जॉर्ब होगा। अब सोचने की बात है कि पहले वाटर और सॉल्ट दोनों रीएब्जॉर्ब हो रहा था, तो जो सॉल्यूशन है आइसोटोनिक होगा। यहाँ आने के बाद सिर्फ सॉल्ट रीएब्जॉर्ब हो रहा है, तो कंसंट्रेशन क्या आपके ख्याल में कम होगी या ज़्यादा होगी? क्योंकि सॉल्यूट कम हो रहा है तो कंसंट्रेशन कम होगी। तो अब जो सॉल्यूशन यहाँ निकल कर आएगा वो क्या होगा? हाइपोटोनिक। सही है, याद आ गया, हाइपोटोनिक, लेस कंसंट्रेशन। और जो बाहर निकल रहा है यहाँ से सॉल्ट, ठीक है, सराउंडिंग में जो जा रहा है, सराउंडिंग क्या होगा इसकी? हाइपरटोनिक। हाइपरटोनिक होने की वजह से जब सराउंडिंग हाइपरटोनिक हो जाती है तो यहाँ पे वाटर रीएब्जॉर्ब करना आसान होता है।
तो एक तरह से ये वाले स्टेप को हेल्प कर रहा है, ठीक है। तो स्टेप नंबर 2 कहाँ पे हुआ, यहाँ पर और यहाँ पर रीएब्जॉर्प्शन यहाँ पूरे हिस्से में हुई है। थर्ड स्टेप इज ट्यूबुलर सिक्रीशन, यहाँ सिक्रीट हो रहा है। क्या सिक्रीट हो रहा है, आपका टॉक्सिक सब्सटेंस अमोनिया, टॉक्सिक सब्सटेंस आपके पास बॉडी के टॉक्सिक H2O2, ठीक है, हाइड्रोजन परऑक्साइड या फिर क्रेटिनाइन, ठीक है। जितने भी टॉक्सिक सब्सटेंस हैं वो क्या होंगे, यहाँ पे डिस्टल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल में और प्रॉक्सिमल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल में भी कभी कभार क्या होते हैं, सिक्रीट हो जाते हैं, यानी कि इसमें ब्लड कैपिलरीज है नहीं, यहाँ से इसमें रिलीज हो जाता है, सिक्रीट हो जाता है, ठीक है। तो स्टेप नंबर 3 प्रॉक्सिमल और डिस्टल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल में हो गया, आसान सी बात। फिर कलेक्टिंग जो बच गया आपके पास वो एट द एंड कलेक्टिंग डक्ट में आ जाता है। अच्छा, एक और बात यहाँ पे लिखिए, काउंटर करंट एक्सचेंज। अब काउंटर करंट एक्सचेंज कहाँ होता है, काउंटर करंट एक्सचेंज होता है यहाँ पर, सही है। मैंने आपको बताया था जो सराउंडिंग होती है इसकी, अब ये देखें, ये आपके पास लूप ऑफ हेनले, इसकी जो सराउंडिंग है आपके पास पूरी हाइपरटोनिक, ठीक है, हाइपरटोनिक सराउंडिंग है, यानी कि कंसंट्रेशन ज़्यादा है लेकिन फिर भी सॉल्ट बाहर निकाल रहा है, और सॉल्ट निकाल रहा है। कौन सा सॉल्ट निकालेगा, सोडियम निकालेगा, कैल्शियम निकालेगा, क्लोराइड निकालेगा, ठीक है, क्लोराइड निकालेगा। अब इसको निकालने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा, एक्टिव ट्रांसपोर्ट करना पड़ेगा, एटीपी खर्च करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ क्या स्पेंड होता है, यहाँ एटीपी स्पेंड होता है। तो ये बातें आपको याद रखनी है। काउंटर करंट एक्सचेंज कहाँ होता है, लूप ऑफ हेनले में जब सॉल्ट निकालना हो तो यहाँ पे काउंटर करंट एक्सचेंज होता है। तो ये 4 फंक्शंस आपको किडनी के समझ आ गए कि किस तरीके से क्या काम होता है। एट द एंड जो यूरिन है वो आके आपके पास कलेक्टिंग डक्ट में कलेक्ट हो जाए। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे बात कर लेते हैं हम, दैट इज एडेप्टेशंस एंड हार्मोन्स इफेक्ट और कंपोजिशन ऑफ किडनी, ठीक है, किडनी नहीं, कंपोजिशन ऑफ यूरिन, लेकिन हार्मोन इफेक्ट और एडेप्टेशंस किडनी में क्या क्या होती हैं उस पर हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले एडेप्टेशंस, क्या एडेप्टेशंस होती हैं। अगर आप लेट्स से कि 2 तरह की एडेप्टेशंस होती है, कॉर्टिकल नेफ्रॉन और जस्टा मेडुलरी नेफ्रॉन। अब इस बात से क्या समझ आता है, अगर कोई बंदा ऐसी जगह पर रहता है जहाँ पे गर्मी बहुत ज़्यादा है, डिहाइड्रेशन बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है, या फिर वाटर कम होता है, तो क्या होगा, उसके जो नेफ्रॉन्स होंगे वो क्या कोशिश करेंगे कि कम से कम पानी को एक्सक्रीट आउट करें और ज़्यादा से ज़्यादा पानी को रीएब्जॉर्ब करें, ठीक है ना। तो हमने पढ़ा था नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है, ठीक है, बोमन्स कैप्सूल बनता था, इसके बाद ट्यूब्यूल्स बनती थी इस तरीके से, फिर लूप ऑफ हेनले आता था, फिर इसके बाद ट्यूब्यूल्स बनती थी और इसके बाद कलेक्टिंग डक्ट, ठीक है ना। ये मैं रफली सी डायग्राम बना रहा हूँ ताकि समझ आ जाए, सही है। इस तरीके से कलेक्टिंग डक्ट होती थी। अब अगर जितना लंबा लूप ऑफ हेनले होगा उतनी ज़्यादा क्या होगी, वाटर की रीअब्जॉर्प्शन होगी, वाटर बाहर निकलेगा H2O, ठीक है। तो कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स क्या होते हैं, कॉर्टिकल आपको याद है कॉर्टेक्स के नाम से कहते हैं, ठीक है, किडनी ऐसे थी, ठीक है। तो जो कॉर्टिकल रीजन में नेफ्रॉन्स होते हैं जिसमें जो लूप ऑफ हेनले होता है वो होता है स्मॉल, ठीक है। तो मैं यहाँ पे छोटा यू बना रहा हूँ, स्मॉल यू का मतलब क्या है, लूप ऑफ हेनले जो होता है कॉर्टिकल में वो होता है स्मॉल, यानी कि अगर आप जब किडनी देखेंगे तो किडनी में ये नीचे तक नहीं आता इनका लूप ऑफ हेनले, बल्कि यहीं पर ही रहता है, ऊपर ही रहता है। तो ये पूरे के पूरे कहाँ होते हैं, कॉर्टिकल रीजन में ही होते हैं, ठीक है। ये नेफ्रॉन्स जो होते हैं वो कॉर्टिकल रीजन में होते हैं। इसके बरक्स यानी इसके अपोजिट अगर हम जस्टा मेडुलरी को देखें तो उनका जो लूप ऑफ हेनले होता है वो बहुत लॉन्ग होता है। तो यहाँ पे मैं बड़ा यू बना देता हूँ, ठीक है। अब वो क्यों होता है, वो इसलिए होता है ज़्यादा से ज़्यादा वाटर की रीएब्जॉर्प्शन हो जाए। तो दोनों तरह के आपको दिखेंगे नेफ्रॉन्स, यहाँ पे इसका मैं बना के दिखा देता हूँ, इसका इस तरीके से लूप ऑफ हेनले होता है, ठीक है। ये मेडुलरी रीजन में भी जाते हैं इसलिए इसको जस्टा मेडुलरी नेफ्रॉन कहते हैं। सो ये एडेप्टेशंस होती हैं जब आपको वाटर ज़्यादा रीअब्जॉर्ब करना होता है, ठीक है, और जब आपको वाटर कम एब्जॉर्ब करना होता है। तो दोनों के ऊपर डिपेंड करता है कि एडेप्टेशंस किडनी करती है। इसके अलावा हार्मोन इफेक्ट की अगर हम बात करें, ये आपको याद होना चाहिए कि कौन से किसमें लूप ऑफ हेनले लंबा होता है, किसमें छोटा होता है, इसलिए स्मॉल यू और लॉन्ग यू बना दिया है। हार्मोन इफेक्ट की बात करते हैं, 2 तरह के हार्मोन्स होते हैं जो कि किडनी पे अफेक्ट करते हैं। नंबर 1 ADH, जिसका दूसरा नाम है वेसोप्रेसिन, आपको याद रखना है, ठीक है, वेसोप्रेसिन। ये रिलीज होता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से जो कि ब्रेन में मौजूद होता है, ठीक है, हमारे पास। अच्छा, ये करता क्या है, ये आपके पास कलेक्टिंग डक्ट्स जो हैं, ये कलेक्टिंग डक्ट्स जो होती है इन पर असर करता है। और असर किस तरीके से करता है, जब आपकी बॉडी में वाटर जो है वो कम होने लग जाता है, जब आपकी बॉडी डिहाइड्रेट होने लग जाती है तो ADH जो है वो ज़्यादा रिलीज होता है। ADH ज़्यादा रिलीज होता है तो कलेक्टिंग डक्ट पे जाके ज़्यादा असर करता है, और जब ज़्यादा असर करता है तो क्या होता है, वाटर ज़्यादा रीअब्जॉर्ब होता है कलेक्टिंग ट्यूब्यूल में से, तो यहाँ से वाटर ज़्यादा रीअब्जॉर्ब हो जाता है, ठीक है। ये काम है ADH का। इसके अलावा एल्डोस्टेरॉन, एल्डोस्टेरॉन होता है एड्रीनल ग्लैंड से निकलता है, ठीक है। अभी आपके इस किडनी है ना,
तो किडनी के ऊपर यहीं पर एक ग्लैंड होता है, उसको कहते हैं हम एड्रीनल ग्लैंड, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे एक ग्लैंड होता है दोनों किडनीज के ऊपर, इसमें से रिलीज होता है एल्डोस्टेरॉन। एल्डोस्टेरॉन का काम होता है सॉल्ट को एब्जॉर्ब करना, ठीक है। अब आपको याद है लूप ऑफ हेनले, ठीक है, जैसे कि मैंने बताया था यहाँ पे सॉल्ट क्या होता है, सिर्फ सॉल्ट एब्जॉर्ब होता है। तो लूप ऑफ हेनले में क्या करता है, ये ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्ट को एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। एल्डोस्टेरॉन को कब एक्शन करना होता है, जब आपके पास बॉडी का जो ब्लड प्रेशर है वो लो हो जाता है। लो ब्लड प्रेशर होगा तो एल्डोस्टेरॉन रिलीज होगा, ये क्या बोलेगा, ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्ट को एब्जॉर्ब करो। जब ज़्यादा सॉल्ट एब्जॉर्ब होगा तो जहाँ सॉल्ट जाता है वहाँ पानी जाता है, तो सॉल्ट ज़्यादा होगा तो इसके साथ साथ यहाँ से वाटर भी ज़्यादा रिलीज होने लग जाएगा, ठीक है। तो वाटर और सॉल्ट जब ज़्यादा रिलीज होगा तो क्या होगा, ब्लड का जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज हो जाएगा, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। तो आपको याद रखना है एल्डोस्टेरॉन और एडीएच का इफेक्ट किडनी पर, आसान सी बात। इसके अलावा अगर कंपोजिशन की बात करें तो 95% यूरिन जो होता है वो वाटर का होता है, 5% इसमें सॉलिड्स होते हैं या फिर सॉल्ट्स होते हैं। कौन कौन से सॉलिड्स हो सकते हैं इसमें, आपके पास जैसे कि मैंने बताया था यूरिया, ठीक है, जिसमें आपके पास शामिल है अमोनिया है, और क्रेटिनिन होता है, ठीक है, ये आपने याद रखना है, सोडियम, ठीक है, कैल्शियम, ये चीज़ें इसमें शामिल होती हैं। ये नॉर्मली कंपोजिशन इसकी यूरिन की होती है। लास्टली कुछ हम किडनी के प्रॉब्लम्स के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर पूछ लिया जाए तो आप उसका जवाब दे सके कम से कम। तो किडनी के प्रॉब्लम से सबसे ज़्यादा कॉमन है किडनी स्टोन, ठीक है, किडनी स्टोन, जिसमें आपके पास 70% ऑफ द टाइम्स ये होता है ऑक्जेलेट की वजह से, ठीक है, ऑक्जेलेट कह लें या फिर कैल्शियम कह लें, ठीक है, कैल्शियम की वजह से, ऑक्जेलेट की वजह से। अब ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिसमें ऑक्जेलेट ज़्यादा मौजूद होता है, जाहिर है ये डाइट में, हमारी डाइट में जब ऑक्जेलेट ज़्यादा होगा तो उसकी वजह से होगा। तो हमारी डाइट में कौन सी चीज़ों में ऑक्जेलेट ज़्यादा होता है, टोमेटो में, ठीक है, इसके अलावा लीफी वेजिटेबल्स हैं जिनके अंदर ऑक्जेलिक एसिड ज़्यादा होता है, ठीक है, ऑक्जेलिक एसिड ज़्यादा होता है, तो उसकी वजह से क्या होता है, जो ऑक्जेलेट है, कैल्शियम जो है वो किडनी में एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाता है, भरना शुरू हो जाता है, ठीक है, ये आपकी किडनी है ना, वहाँ पे भरना शुरू हो जाता है, और यहाँ से आपका यूरेटर गुजरता है, तो या तो किडनी में स्टोन हो जाएगा या फिर किडनी के स्टोन में यूरेटर में आपके पास स्टोन्स बन जाएंगे, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होगा, ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगी। तो इस तरीके की एक्यूमुलेशन को हम कहते हैं किडनी स्टोन। फिर इसके अलावा आपसे एक और सवाल किया जा सकता है कि किडनी स्टोन्स को ख़त्म करने का एडवांस तरीका क्या है, तो उसको हम कहते हैं लिथोट्रिप्सी, ठीक है, जिसमें हम क्या करते हैं, जिसमें यूज़ होता है आपके पास अल्ट्रासोनिक शॉक वेव्स, ये आपने याद रखना है, अल्ट्रासोनिक शॉक वेव्स यूज़ होती हैं, और ये आपके पास मॉडर्न वे है स्टोन्स को ख़त्म करने का। इसके अलावा और आपसे क्या पूछ सकते हैं, इसके अलावा आपसे पूछ सकते हैं कि किडनी फेलियर क्या होता है, तो किडनी फेलियर में आपको सिर्फ ये बताना है कि किडनी फेल हो जाती है। अब क्या फेल, देखो किडनी का काम क्या है, किडनी का काम क्या है कि वेस्ट पार्टिकल्स है उसको निकालना, फिल्टर आउट करना, ठीक है। तो अगर कोई चीज़ अपना काम नहीं कर रही तो वो फेल है। तो किडनी जब आपके पास वेस्ट प्रोडक्ट नहीं निकाल पा रही, कांट एक्सक्रीट, ठीक है, जब वेस्ट प्रोडक्ट को या फिल्ट्रेट नहीं कर पा रही तो ये क्या है, ये फेल है, सही है। तो किडनी फेलियर इज बेसिकली द इनएबिलिटी ऑफ किडनी टू एक्सक्रीट आउट वेस्ट प्रोडक्ट। इस कंडीशन में हम क्या करते हैं, इस कंडीशन में एक और चीज़ आपसे पूछी जा सकती है, क्या कर सकते हैं, वो हम करते हैं डायलिसिस करते हैं, ठीक है, डायलिसिस करते हैं। अब डायलिसिस में क्या होता है, डायलिसिस में होता है एक्सटर्नली आप उस चीज़ को फिल्टर आउट करते हो जो बेसिकली किडनी ने करना होता है, ठीक है, यानी कि आप बाहर एक मशीन लगा देते हो जो कि पूरा आपका ब्लड जो है वो फिल्टर आउट करता है। अब डायलिसिस में भी एक और सवाल भी आ सकता है कि डायलिसिस कितने तरीके का होता है, तो डायलिसिस होता है 2 तरीके का, जिसमें नंबर 1 इज हीमोडायलिसिस, ठीक है, एंड नंबर 2 इज पेरिटोनियल डायलिसिस। आपको डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है कि हीमोडायलिसिस में क्या होता है, पेरिटोनियल डायलिसिस में क्या होता है, लेकिन बस आपको ये याद रखना है, हीमोडायलिसिस जो है वो आपके पास 2 से 3 से 6 घंटे तक चलता है, और हफ्ते में कम से कम 3 टाइम्स करवाना पड़ता है पर वीक, ठीक है। जबकि पेरिटोनियल जो है वो हॉस्पिटल्स में होता है नॉर्मली, ठीक है, और पेरिटोनियल में आपके एब्डोमेन में इंसर्शन की जाती है, यहाँ पे आपकी पेरिटोनियल कैविटी जो होती है, और वहाँ से आपका फ्लूइड निकाल के फिल्टर आउट किया जाता है, और ये ओवरनाइट होता है, ठीक है, यानी कि ओवरनाइट किया जाता है और ये डेली होता है, ठीक है। ये आपने चीज़ याद रखनी है यहाँ पर किडनी के बारे में।